थे कौन 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 नियम जानते थे? एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। अब देखते हैं हम लोग किरचॉफ मतलब जटिल, क्या चीज? जटिल प्रतिरोध के समूहों को अगर यदि हल करना हो तो उसके लिए कौन सा नियम आया है? किरचॉफ का नियम। किसका नियम आया बउआ? किरचॉफ का नियम आया। तो किरचॉफ नियम किसको कहेंगे? जिस सर्किट में प्रतिरोध का मतलब जिस परिपथ में प्रतिरोध का क्या चीज हो बउआ? क्रॉस कनेक्शन हो। क्या चीज हो बउआ? क्रॉस कनेक्शन हो। जिस सर्किट में यानी जिस परिपथ में प्रतिरोध का क्या चीज हो? क्रॉस कनेक्शन हो, मतलब क्रॉस कनेक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब जटिल परिपथ कहेंगे। ठीक है। और इसको हल करने के लिए किसका नियम दिया गया है? किसका नियम प्रयोग किया जाता है? किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लिखिए, जल्दी से लिखिए, बोलिए। देखिए, जिस सर्किट में यानी जिस परिपथ में प्रतिरोध का क्रॉस कनेक्शन हो, जिस परिपथ में प्रतिरोध का क्रॉस कनेक्शन हो कॉम्प्लेक्स सर्किट कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट कहलाता है। ठीक है। देखिए, ऐसे परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किरचॉफ के नियम का कितने कथन है? 2 कथन है। लिखिए इसी बात को, किरचॉफ के नियम के 2 कथन है। हाँ, नहीं लिखिए, किरचॉफ के नियम के 2 कथन हैं। इसका लिखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। किरचॉफ के नियम के 2 कथन है। पहला क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब प्रथम कथन उसका क्या कहता है। ठीक है। पहला कथन देखिए किरचॉफ का जो पहला कथन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? किरचॉफ के नियम का जो पहला कथन है यह कहता है किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग, बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है बउआ? 0। मतलब किसी एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बउआ? 0 होता है। इसको ध्यान में रखना। देखिए इसी बात को लिखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट उसका यही है। देखिए, इसके अनुसार किसी एक बिंदु पर किसी एक बिंदु पर मिलने वाली इसके अनुसार किसी एक बिंदु पर मिलने वाली लिखे सभी धारा का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है बाबा? हमेशा 0 होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस नियम को बिंदु नियम मतलब इस नियम को पॉइंट रूल, क्या चीज? पॉइंट रूल या फिर जंक्शन रूल, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हाँ, इस नियम को पॉइंट रूल, जंक्शन रूल या करंट रूल भी कहा जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बाबू, जो हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, यह नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हम लोग एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम कथन जो है किसके नियम पर आधारित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
यानी किरचॉफ का पहला नियम किस पर डिपेंड है बउआ? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। लिखिए इसी बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम। नोट पे देख लिखते। हाँ लिखिए, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के आधार पर आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला बउआ? बोला कि किसी एक बिंदु पर, क्या चीज बउआ? किसी एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग है। देखिए एक धारा ये आ रहा, एक धारा ये आ रहा, ये है और ये है। मान लीजिए ये दोनों आ रहा है और ये दोनों जा रहा है, ये तीनों जा रहा है। तो ये पॉइंट O पर जो होगा कुल धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होगा? हमेशा शून्य के बराबर होगा। यानी ये I1 हो गया, I2 हो गया, I3, I4 और ये I5, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0। मतलब इसके अनुसार क्या चीज होगा? इसके अनुसार समेशन, अभी रुको ना, समेशन I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, इसके अनुसार समेशन I बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब देखिए यहाँ पर एक और बात, नेगेटिव मतलब किसी बिंदु पर आने वाली करंट को क्या कहेंगे? पॉजिटिव, और जाने वाली करंट को नेगेटिव। मतलब इनकमिंग करंट के लिए क्या लेंगे? माइनस। इनकमिंग करंट के लिए क्या चीज लेंगे? पॉजिटिव। तथा आउट गोइंग करंट के लिए क्या लेंगे बउआ? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तब देखिए, तब सबको जोड़िए, क्या होगा? I1 पॉजिटिव होगा क्योंकि आ रहा है, और I2 भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी क्या होगा? और I3 क्या होगा? नेगेटिव। I4 भी नेगेटिव और I5 भी, सबका जोड़ क्या होता है? 0। तो जो माइनस में होगा जाएगा क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। बराबर क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब टोटल इनकम, यहाँ से क्या हमको मिल पा रहा है? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यहाँ लिखेंगे, अतः टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, ये स्टेटमेंट को जल्दी से लिखिए। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है बउआ? देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, मतलब इसका दूसरा कथन, कहता है कि किसी, इसके अनुसार किसी क्लोज लूप में जुड़े, किसी क्लोज लूप में पोटेंशियल विभवांतर का जो बीज गणितीय योग होगा वह इस क्लोज लूप में जुड़े सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बउआ? सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो लिखिए इसी बात को जल्दी से लिखिए। इसके अनुसार किसी क्लोज लूप में, क्लोज लूप मतलब घिरा हुआ होगा, से ऐसे होता है क्लोज लूप। क्लोज लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग उस क्लोज लूप में जुड़े सेल के विभवांतर का बीजगणितीय योग उस क्लोज लूप में जुड़े सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। 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 लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इस नियम को लूप रूल या
पोटेंशियल रूल, POTENTIAL नहीं आता लिखने, 1000 बार लिखा है। पोटेंशियल रूल भी कहा जाता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको भी नोट देके लिख लेना, ठीक है, इसको भी नोट देके लिख लेना है। वो कौन सा बात है, वह कौन सा बात है रे? यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। लिखिए इसी बात को, लिखिए, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लिखना रे, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, और ये R4 है। इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसका EMF E3 है, इसका EMF E4 है। अब देखिए इससे करंट जाएगा कौन, I1 कि I4? I4, इससे I1, इससे I2, और इससे ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया A, B, C, D। अब देखिए इसमें जो होगा विभवांतर का योग, यह क्या क्लोज लूप बना रहा है? अब जब यह क्लोज लूप है तो इसमें सभी के विभवांतर का योग किसके बराबर हो जाएगा बउआ? टोटल EMF सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। टोटल विभवांतर क्या होगा बताइए तो? टोटल इसका विभवांतर क्या होगा? I1 R1, पहले के लिए V बराबर IR होता है ना, तो I1 R1 जोड़ I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 बराबर क्या होगा? टोटल EMF के बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। मतलब टोटल समेशन किसके बराबर होता है? मतलब समेशन ऑफ IR बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ E, इसी के बराबर होता है ना रे? हाँ, इसी के बराबर ना होता है। अब देखिए इसी में देखते हैं, यदि क्लोज लूप में, यदि क्लोज लूप में कोई सेल नहीं जुड़ा हो, क्या चीज नहीं हो बाबू? कोई सेल एक को तो जुड़ले नहीं हो, तब उसका बीजगणितीय योग, विभवांतर का बीजगणितीय योग हमेशा क्या हो जाता है? 0। ठीक है, किसका इक्वल हो जाता है? 0 के। जैसे है देखिए, ये हो गया, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, और ये D, R1 R2 R3 R4। इससे करंट I1, इससे करंट I2, इससे करंट I3, और इससे करंट I4 जब जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब इसका कोई सेल नहीं जुड़ा होता है तो इसका EMF नहीं होता है, किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है विभवांतर। तो कहने का अर्थ है I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि समेशन IR इज इक्वल टू 0। इसको लिखिए जल्दी से, दोनों स्टेटमेंट जल्दी लिखिए। हाँ, मैं वही दिया। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है 5 रेसिस्टर का एक ऐसा ग्रुप क्रॉस कनेक्शन होता है जिसमें 5वें रेसिस्टर के जगह किसका यूज करते हैं बाबा? हम गैल्वेनोमीटर का। किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। मतलब 5 रेसिस्टर का क्रॉस कनेक्शन। क्या चीज? 5 रेसिस्टर का क्रॉस कनेक्शन। ठीक है, 5 रेसिस्टर का क्रॉस कनेक्शन जिसमें 5वें रेसिस्टर के जगह किसका यूज होता है बउआ? गैल्वेनोमीटर का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? PQRS। इसको हम लोग क्या कहेंगे बउआ? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहेंगे बउआ? व्हीटस्टोन ब्रिज। ABCD। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहेंगे? 5 रेसिस्टर का वैसा क्रॉस कनेक्शन जिसमें 5वें रेसिस्टर के जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं?
गैल्वेनोमीटर का, किसका? गैल्वेनोमीटर का। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। लिखिए इस बात को जल्दी से। हाँ जल्दी से लिखिए, लिखिए। बोलिए सर। व्हीटस्टोन सेतु 5 प्रतिरोधक का ऐसा 5 प्रतिरोधक का व्हीटस्टोन सेतु 5 प्रतिरोधक का व्हीटस्टोन सेतु रोधक का 5 प्रतिरोधक का क्रॉस कनेक्शन है। 5 प्रतिरोधक का क्रॉस कनेक्शन है। आगे प्रायः 5वें प्रतिरोधक के स्थान पर प्रायः 5वें प्रतिरोधक के स्थान पर 5वें प्रतिरोधक के स्थान पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या चीज होता है? यह धारा की उपस्थिति को मापता है। किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को मापता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? धारा की उपस्थिति को हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके इसी बात में लिखिए। देखिए, अब यह 2 टाइप का होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक होता है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज और एक होता है असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो संतुलित की अवस्था किस कंडीशन में होगी और असंतुलित की अवस्था किस कंडीशन में होगी? तो संतुलित अगर जी समझ जाएंगे तो असंतुलित इजीली वैसे समझ जाएंगे। संतुलित में क्या होता है? 5वें रेसिस्टर से धारा प्रवाह नहीं होता। संतुलित में क्या होता है? 5वें रेसिस्टर से धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन असंतुलित में होता है। यही बस अंतर है संतुलित और असंतुलित में। संतुलित तो होना चाहिए। लिखो पहले, जल्दी से लिखो। जब जब बीच में जुड़े गैल्वेनोमीटर से जब बीच में जुड़े गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तब उसका विक्षेपण शून्य होता है। तब उसका विक्षेपण शून्य होता है। तब उसका विक्षेपण शून्य होता है। और वैसी स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कहा जाता है। वैसी स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। और असंतुलन में क्या होगा? इससे धारा प्रवाह होगा। इसमें लिखाइए, संतुलित में क्या लिखा है? धारा प्रवाह नहीं होगा तो विक्षेपण भी। इससे धारा जब प्रवेश करेगा तो यह कोई पाठ्यांक देगा हमको? देगा कोई पाठ्यांक? नहीं देगा। धारा प्रवाह होगा तब नहीं इसका चौकी हिलेगा डुलेगा। इसके पास कोई धारा जाएगा ही नहीं तो इसका विक्षेपण 0 होगा। तो समझ जाएंगे कि क्या है, यह संतुलित है। अगर यदि इससे धारा चल गया, विक्षेपण हो गया तो क्या समझ लेंगे? असंतुलित है। और कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और कंडीशन फॉर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हम लोग सोमवार को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बस यहीं तक। ठीक है, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संतुलित कहा जाता है। सोमवार